Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper and Indian Express newspaper of 15 दिसंबर 2023। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है ये जो आर्टिकल्स हैं वो रिपीटेड हैं और वो आर्टिकल्स मैंने जो 14 दिसंबर 2023 है उसके न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो न्यू आर्टिकल है द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो एक्सप्लेन्ड का है आर्टिकल और जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ये फर्स्ट आर्टिकल, इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड जो लॉन्च किया गया है, और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि ये जो इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है और इसका नाम है बाराकूडा। और ये जो इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया गया है और ये वेंसडे को रिलीज किया गया है और लॉन्च किया गया है। और इसमें जो यार्ड है जो नेवाल्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया गया है वो कहाँ लोकेट करता है, अरूर अल्लापुजा में। और ये जो नाम जो रखा गया है बाराकूडा, ये एक स्विफ्ट वहां की लॉन्ग फिश है, उसी के नाम पे रखा गया है बाराकूडा। और डिजाइन किया गया है नेवल्ट और ये डिप्लॉयड किया गया है रफ सी के लिए, और जो वर्कबोर्ड की तरह काम करेगा। और कि कैसा भी रफ हो या फिर सी जो वेव है या लहरें हैं वो या तो जो मरीन है या सी है वो शांत है, या फिर हाई वेव भी आ रहा है तो ये उस पर भी अच्छे से चल सकता है। और इसका है कि इसमें एक बार वो 12 पैसेंजर कैरी कर सकता है एट ए टाइम, और इसकी जो लेंथ होती है 14 मीटर लॉन्ग है एंड 4.4 मीटर वाइड है। और ये जो है 12.5 जो नॉट है जो 23 किलोमीटर पर आवर चल सकता है। अगर एक बार इसको फुली 7% जो 7 आवर्स के लिए इसको चार्ज कर दिया जाए तो ये 23 किलोमीटर पर आवर तक चल सकता है। और ये किसको ट्विन करेगा, किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर्स है और जो मरीन ग्रेड है एलएफपी जो बैटरी के साथ ये चलता है। और ये जो 6 किलोवाट सोलर जो पावर है ये उससे भी रिलीज किया जाता है नेवाल्ट के द्वारा। और ये जो संजय कुमार सिंह है जो जनरल मैनेजर है मैसगांव के वो और डॉक लिमिटेड के, तो उन्होंने बोला है क्या ये ऐसा बनाया गया है जो हु वेयर प्रेजेंट एट द लॉन्च, जो वहां पे ये जब बनाया गया था तो उनके जब लॉन्च हुआ तो ये जो संजय कुमार सिंह है जो जनरल मैनेजर है वो वहां पे प्रेजेंट थे। और उन्होंने ही ये जो इको फ्रेंडली वेसल है वो ये जो एट इट्स मुंबई डॉक, और ये जो मुंबई डॉक पे भी जब यहाँ पे वो हुआ था इनॉग्रेशन तो वो वहां पे भी प्रेजेंट थे। और ये इंजीनियर्ड किया गया है, मतलब ऐसा बनाया गया है कि ये नेविगेट कर लेगा और थ्रू वेव्स एज टॉल एज 4 मीटर। और जब 4 मीटर की जो बड़ी लहरें भी अगर आएंगी ना तो ये उस पर भी आसानी से चल सकता है, ऐसा इसको बनाया गया है। और ऑपरेट, और ये चलेगा कैसे, इसकी खासियत क्या है कि ऑपरेट हो सकता है विदाउट नॉइस, वाइब्रेशन एंड एयर पॉल्यूशन। तो इससे ना ही एयर पॉल्यूशन होगा ना ही नॉइस होगा, मतलब कि और वॉइस पॉल्यूशन भी नहीं होगा और एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। और इस ये जब चलता है तो वाइब्रेट भी नहीं करता है। और ये जो है वी वुड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ए क्लीनर क्वाइटर ओशन। और इससे क्या होगा कि हमारे जो ये जो ओशन है वो क्लीन रहेगा और साफ रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं हो रहा है। तो ऑयल का जो स्पिल ओवर होता है, जिससे अगर जो तेल बहने लगता है तो एक तो समुद्र पे और जो भी मरीन है तो उस पे जो ऑयल है वो स्पिल ओवर हो जाता है, मतलब ऑयल पूरा वो सरफेस पे फैल जाता है, जिसके कारण जो जो लाइफ बिलो ओशियन है उनको भी बहुत ज्यादा खतरा होता है और हमारे समुद्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज से बच सकते हैं। और ये जो है, और ये जो बोर्ड वुड प्रोवाइड अफोर्डेबल सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल बोर्ड्स है। और ये जो फॉसिल फ्यूल की जो बोट होती है उससे ज्यादा ये अफोर्डेबल है और कन्वेंशनल है। तो ये बोला गया है, ये जो सैंडिक है और थैंडेश्वरी और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नेवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड के, उनका कहना है। और ये जो बनाया गया है तो उसकी वजह से उनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा अवार्ड मिला है। और इट वॉन द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड एंड द और इन द मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी एट द बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में। तो ये उनको एक तो वर्ल्ड बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मिला है, दूसरा बर्लिन अवार्ड मिला है, और तीसरा जो है द फर्म दैट ऑपरेट फ्रॉम कोची हैज आल्सो रिसीव्ड वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड। अब जब ये कोची में जब वहां से भी इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है, जैसे कि ये जो गस्टव है ट्रू अवार्ड वो 2 बार दिया गया है इनको। तो यही है इस आर्टिकल में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। इट इज़ द आर्टिकल ऑफ एडिटोरियल। तो ये देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मेनी अ स्लिपरी स्लोप अहेड। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या न्यू न्यू पॉइंट ऐड हुआ है इसमें। तो ये देखते हैं जैसे मस्ट रेस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो दुबई में हुआ था, ये एक माइलस्टोन जो इवेंट है वो दिया गया है, क्योंकि ये 5 जो ईयरली ग्लोबल स्टॉक टेक है उसके रिस्पेक्ट में जो बात की जा रही है। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और जिसमें बात चली थी कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको खत्म कर देने का, और ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है जो कवर करेगा ये जो मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंसिंग एंड अदर सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ था, और ये सारा कुछ जो कौन करेगा, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंसिंग एंड अदर सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, वो जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो करेंगे। और बात ये हुई थी कि और ये जो टेक्निकल और डेलिब्रेशन एंड सिंथेसिस रिपोर्ट दिया जाएगा जो, और ये भी जो, और ये कब हुआ है, ये डिस्कस किया गया, प्रिपेयर किया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए। और ये किस पे बेस्ड है, ग्लोबल स्टॉक टेक जो रिव्यू हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, तो उसके द्वारा ये रिव्यू किया गया है कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या पेरिस एग्रीमेंट जो पहले हुआ था, तो उसमें क्या क्या अभी तक पूरा हुआ है और क्या नहीं हुआ है, या फिर जो भी एडेप्टेशन लिए गए थे तो उस बेसिस पे अभी तक काम हुआ है या नहीं। तो ये सारा कुछ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ है, ये उससे अभी निकल करके आया है, और ये पता लगा है कि इसको अभी भी जरूरत है कि ये जो समिट है जो रेज किया गया है उसको इसमें रिडक्शन टारगेट बाय मिड 2025 फॉर फाइनलाइजेशन एट कॉप 30। अभी जो अब ये जो भी टारगेट लिए गए थे ना, तो ये बोला गया है कि अभी तक तो वो जितना बोला गया था वो अचीव नहीं हुआ है, लेकिन ये मिड 2025 तक ये हो जाना चाहिए। और ये 2025 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये जो 30 होगा, तो 30 तक ये सारा कुछ फाइनलाइज हो जाना चाहिए। और आगे देखते हैं, ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है वो इसके रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि ये जो मेजर साइंटिफिक स्टडीज था जो विंडो फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्लोबल हीटिंग 1.5 डिग्री अबव, तो बात ये थी कि 1.5 जो डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको कम करने का, उसको रेस्ट्रिक्ट करने का, और जितने भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स हैं वो रैपिडली क्लोज हो जाने चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से इतना ज्यादा ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये जो राइज हो रहा है जो, और अभी जो ये टेम्परेचर राइज हो रहा है वो ऑलरेडी डेंजरस है और क्लोज टू दैट लिमिट, और उस लिमिट में पहुंच गया है जिससे जो हीट वेव हो रहा है, फ्लड हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है, इतनी तरह की कैंसरस बीमारी हो रही है जो स्किन से रिलेटेड है, तो ये सारा कुछ दिक्कत हो रहा है। और having already touched in on many days this year, severe जो heat waves हुए, drought हुए, forest fire हुआ, floods हुआ, and extreme rainfall are already being witnessed more frequently across the world। तो ये भी बोला जा रहा है, जैसे अभी हमने सुना कि 5-6 मंथ पहले दुबई में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया था। पहले वहां पे बारिश भी नहीं होती थी, लेकिन अब वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि वहां पे फ्लड आ गया था, पूरी तरफ पानी ही पानी थी, और अभी हर जगह इतना ज्यादा साइक्लोन हो रहा है या फिर फ्लड हो रहा है, फिर कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, तो ये सब जो इन्वायरमेंट है उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। और ये भी देखा गया है कि ये जो ग्लेशियर है या मेल्टिंग ऑफ पोलर एंड ग्लेशियर आइस जो है, तो वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है, और उसके वजह से जो सी लेवल का राइज है वो हो रहा है, और इसमें जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये जो इमिशन हो रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, तो ये एक टॉप प्रायोरिटी का एजेंडा होना चाहिए जो कि दुबई में अभी हुआ है। और ये बोला जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल, फोकस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, तो ये जो 75% जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं और 90% जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो सब फॉसिल फ्यूल की वजह से ही आता है। और ये बोला जा रहा है, जो सुल्तान अल जबेर हैं जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर है और हेड ऑफ द अबू धाबी नेशनल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर, तो उन्होंने बोला है क्या कि ये जो क्लेम कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू में बताया है कि there is no science that called for cutting back on fossil fuel to tackle climate change। और उन्होंने ये बोला है कि ये तो कोई साइंटिफिक बात नहीं है कि हम क्लाइमेट चेंज को फिर से रिगेन करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल को बिल्कुल ही यूज ना करें। तो कहीं से भी ये साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, तो ऐसा करना जरूरी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब देखते हैं ये जो
और ये जो टारगेट रखा गया है 1.5 जो टेम्परेचर कम होना चाहिए और ये जो डीप रैपिड एंड सस्टेन रिडक्शन होना चाहिए ग्लोबल इमिशन में, तो उसकी वजह से 43% जो है 2030 तक ये ऐसा टारगेट बनाया गया है और 60% जो है 2035 तक। और ये किसके कंपेयर में, ये 2019 के कंपेयर में लिया गया है और पूरे वर्ल्ड ने ये बोला है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का नेट जीरो कर देंगे 2050 तक। और इंडिया ने ये क्या बोला है, इंडिया ने ये जो नेट जीरो है कार्बन डाइऑक्साइड, इंडिया क्या करेगा, इंडिया ने टारगेट लिया है 2070 तक कि वो कार्बन जो है वो नेट जीरो कर देगा। और ये जो है आफ्टर द इनिशियल ड्राफ्ट टेक्स्ट और ड्रू मिक्स्ड रेस्पॉन्सेज, तो ये जो ड्राफ्ट आया तो ये मिक्स्ड रेस्पॉन्स आया, मतलब कुछ जैसे कि अभी अल जबेर है उनका कहना है कि फॉसिल फ्यूल को बंद नहीं करना है ये क्लाइमेट के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं फॉसिल फ्यूल ये बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए। तो जैसे कि फेज डाउन और आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो सेकंड ड्राफ्ट है वो कल और सर्कुलेट किया गया मच लेटर ऑन और पेन अल्टीमेट डे। और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बोला कि ये जो फॉसिल फ्यूल है उसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और फेज आउट कर देना चाहिए। और उसी से तभी जाके ये जो 1.5 जो टारगेट है और तभी पूरा हो पाएगा, नहीं तो ऐसा पूरा नहीं हो पाएगा। और ये जो ड्राफ्ट है और ये ड्राफ्ट sought to square the circle on fossil fuel by calling for transitioning away from fossil fuels, which several countries and observers suggested be read as signaling the end of fossil fuel era। और ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये जो ट्रांजिशनिंग है वो क्यों बोला जा रहा है, ट्रांजिशन मतलब कि हम एक फेज से वो हटके फिर दूसरे फेज में जब जाते हैं तो उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। तो अभी बात ये हो रही है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है वो उससे हट के हमें ये जो जितने भी जो नॉन फॉसिल फ्यूल है या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उस पे जाना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, फिर हाइड्रो एनर्जी हो गया, एयर एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीजों पे हमें मूव करना चाहिए। तो अब देखते हैं ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो इसकी डेफिनेशन जो बनाई गई थी पहले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में और जो पेरिस एग्रीमेंट में, तो फिर ये कैसे लूज कर रहा है। तो ये देखते हैं ये जो फाइनल ड्राफ्ट है मेनी और उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जो जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कितना होना चाहिए और जो इंडस्ट्री को फेवर करता है या फिर रिच डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करता है और एडवांस टेक्नोलॉजी से, तो उसमें जो है ये डिटेल में बताया ही नहीं है कि कितना होना चाहिए। और ये जो है while calling for phase down of unabated coal power और door was left open for low carbon fuels, low emission technologies, low carbon hydrogen and transitional fuels widely used in Europe and United States to describe natural gas। और ये एक तो है कि ये जो है इसमें बहुत सारे लूप होल्स है क्योंकि ये क्लियर बताया नहीं गया है। और अगर जो फेज डाउन है और अनअबेटेड ये जो कोल पावर है या फिर ये सारी चीजें जो कम यूज करते हैं, तो ये जो ट्रांजिशनल फ्यूल्स किसको बोला जा रहा है, जो नेचुरल गैस होती हैं उनको बोला जा रहा है। और ये जो है यूएसए में यूज किया जाता है, लेकिन अभी जैसे कि जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है जो जो डेवलप होने के कगार पे है और जिनका एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो फिर वो लोग के पास जैसे इंडिया है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और ये जो एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो ये अपना 80% जो है जो ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर जितने भी जो एनर्जी जो कंज्यूम करती है वो इंपोर्ट करता है। और जो रेस्ट है 20% वही इंडिया जो है खुद से यूज कर पाता है, जैसे कि सोलर एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से। फिर उसके बाद ये जो व्हीकल्स के लिए जो है इन्होंने स्टार्ट किया था जो इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या है कि उसकी जो वो जितनी भी जो हमारा जो कैपेसिटी है और जितना जो फॉसिल फ्यूल को अगर हम यूज ना करें तो हमारा जो ये जो एनर्जी का कंजम्पशन है उसका जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें यूज करना ही पड़ता है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो स्पेशल जो मेंशन किया गया है कार्बन कैप्चर को, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को, जो ये अचीव नहीं कर पाया है, ये जो कमर्शियल वेबिलिटी है एंड वूज इवेंचुअल इमिशन और सेविंग्स आर अननोन। और ये कितना अचीव हुआ है कितना नहीं ये तो अभी देखा ही नहीं गया है। और फिर उसकी जो सेविंग्स है कि वो भी अननोन है। और ये जो ड्राफ्ट है डिड नॉट टेक द इशू ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय डेवलप्ड कंट्रीज फर्दर और कॉजिंग मच एंग्विश टू क्लाइमेट वल्नरेबल
कंट्रीज। तो ये बोला जा रहा है कि जैसे जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका था कि वो लोग जो हमारा 2020 तक जो पहले जो बनाया गया था पेरिस एग्रीमेंट में कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो 100 बिलियन पर ईयर देंगे 2020 तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया और ये जो टारगेट है वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाया। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अब जो 5.8 से लेकर के 5.9 जो ट्रिलियन डॉलर है उनको जरूरत है 2030 पीरियड तक, क्योंकि उनका जो है एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई है। और जो डेवलप्ड कंट्री है जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर पर ईयर उन्होंने बोला था, उन्होंने एक तो दिया नहीं। और विद एडेप्टेशन अगर वो लोग अगर फॉसिल फ्यूल को छोड़ती भी हैं तो फिर भी उन्हें जो ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल है या फिर जो जितने भी नेचुरल गैस वो लोग यूज करते हैं तो उसके एडेप्टेशन के लिए भी इनको 215 से लेकर के 387 जो है बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी पर ईयर। और ये जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है जिसको रिक्वायर करने के लिए ये 4.3 जो ट्रिलियन है पर ईयर की जरूरत पड़ेगी और बोथ अंटिल और 2030 तक। और इसीलिए इनको ये पूरा स्विच नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना अमाउंट जो डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक तो है नहीं, तो उनके लिए ये संभव भी नहीं है कि ये फॉसिल फ्यूल को टोटली फेज आउट कर दे। और ये जो है ऑन द लाइव वेबकास्ट द डेलीगेट्स अपीयर्ड स्टन्ड एंड देन ए रिपल ऑफ एप्लॉज ग्रू स्लोली इन द यूजुअल और स्टैंडिंग ओवेशन। और ये जो है एक तो उन्होंने किया नहीं और ऊपर से वो कह रहे हैं कि अगर हम फंड देंगे तो एक तो इंटरेस्ट भी हम जोड़ेंगे। तो ये सारे जो है ना वो जो डेलीगेट्स जो अपीयर हुए थे और जो ये जो अल जबेर हैं तो वो वहाँ के चीफ भी है और उन्होंने जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के चीफ है और उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्ट भी लिया और साथ में ये भी कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल वो बंद नहीं करेंगे क्योंकि इसका साइंटिफिक कॉज नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं वो एक तो स्टैंडिंग ओवेशन दिखाती है कि ये लोग ये दो तरह की बातें कर रहे हैं, एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वो एड भी है उसके चीफ भी है और दूसरी तरफ ये फॉसिल फ्यूल को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है डिसक्वाइट है, मतलब अनहैपनिंग जो है उसमें अभी तक जो है बहुत सारा लूप होल है। तो वो देखते हैं। शी एंड अदर आइलैंड डेलीगेशन वेयर outside discussing the text when it was gravelled through their absence and went on to spell out a long list of their objections। तो ये जो हमारी राइटर है तो वो कहती हैं क्या कि इसमें बहुत सारा लूप होल है और जो भी डिस्कस किया गया है उसका जो कोई अभी तक जो कितना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसमें कोई अभी तक सर्टेनिटी नहीं है। और ये जो लंबा लिस्ट है ऑब्जेक्शन का कि जितनी भी चीजें पहले भी बोली गई हैं उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हो पाया है, जैसे कि और ये फॉर एग्जांपल ये जो है फ्रॉम अफ्रीका जो चीफ जो है chiefly criticizing the lax attitude towards fossil fuel and the lack of financial support announced। और ये बोला जा रहा है कि जो पहले भी जो उनका जो फॉसिल फ्यूल के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटोकॉल लिए गए थे वो तो पूरा नहीं हुआ और जो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई थी तो वो भी नहीं हो पाया है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 डिक्लेरेशन है वो लेफ्ट ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स वेयर दे वेयर बिफोर। तो इस ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है तो उससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं है क्योंकि हम जहां पहले थे अभी भी वही है, क्योंकि अभी इससे कुछ जो क्लियर जो परसेप्शन होना चाहिए जो टारगेट होना चाहिए वो निकल के नहीं आया है। और ये जो है ये जो ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विच कंट्रीज वेयर ऑलरेडी डूइंग इन प्रैक्टिस। और ये बोला एक तो उन्होंने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया कि अगर ये जो फॉसिल फ्यूल हटा देंगे तो फिर यूज क्या करेंगे, उनको फंड कहाँ से मिलेगा, तो ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उल्टा ये बोल दिया कि फॉसिल फ्यूल हटा देने के लिए तो और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी खत्म कर देने के लिए और वो फेज डाउन कर देने के लिए और फेज आउट कर देने के लिए। और ये जो है ये और नथिंग इज ब्रॉडर और ये ग्लोबल टारगेट भी नहीं लिया गया जिसके कारण जो हायर इमिशन हो रहा है रिडक्शन टू अचीव 1.5 जो है गोल, ये जो इमिशन का रिडक्शन हो और ये जो 1.5 जो है गोल जो अचीव हो पाए। और ये जो रोड मैप है टुवर्ड्स न्यू टारगेट इन 2025 वाज नॉट ड्रॉन अप। और ये जो 2025 तक का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 30 का ये लोग ने जो टारगेट लिया है वो भी जो ड्रॉ नहीं किया गया है कि कैसे वर्क करेगा कैसे इस पे काम बढ़ेगा। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो भी स्केल अप नहीं किया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को कितना मिलेगा और डेवलप्ड कंट्रीज कितना देंगी। और ये जो ग्लोबल कॉल ऑन एडेप्टेशन वाज लेफ्ट हाफ बेक्ड और ये भी पूरा नहीं किया गया है, इसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है। ए नंबर ऑफ अदर डॉक्यूमेंट वे आर नॉट फाइनलाइज्ड और अप्रूव्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट भी फाइनलाइज नहीं किए गए हैं और ना ही अप्रूव किए गए हैं। तो ये सारी जो आर्टिकल्स हैं और ये सारे जो पॉइंट है वो आप इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का अगर कौन पूछा जाए डिमेरिट पूछा जाए तो वो आप लिख सकते हैं।
तो अब चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पे जो हमें डिस्कस करना है। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आर्टिकल। तो इसमें देखते हैं क्या है, ये ब्रिज इन द फोर्ट्रेस। तो ये ऐसा क्यों बोला गया है, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है पार्लियामेंट में हैज एक्सपोज्ड लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। तो इससे क्या पता चला है कि ये जो कि कैसे जो लोकसभा में ये जो लोग घुस गए थे, तो वो ये दिखाता है कि हमारे सिक्योरिटी में कितना लूप होल है और कितना लैप्स है। तो इसी को डिटेल में देखते हैं इस आर्टिकल को कि ये जो जैसे देयर आर सर्टेन बिल्डिंग्स जो स्ट्रक्चर किए गए हैं और इंस्टॉलेशंस व्हिच आर फोर्ट्रेस एंड अमंग द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस नॉट जस्ट इन इंडिया। और ये जो है और द पार्लियामेंट बिल्डिंग इज वन ऑफ दिस, और उसी में से पार्लियामेंट भी है, क्योंकि जितने भी फोर्ट्रेस और ये सारी चीजें जो किला बनाया गया है वो सिक्योर प्लेस है, और इंडिया में नहीं फॉरेन में भी या वर्ल्ड में भी, और उसी में से एक पार्लियामेंट है। तो और इट इज दी टेम्पल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और ये हमारा जो इस पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी और ए बेकन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ 140 करोड़ इंडियंस है। और कि पूरे जो है 140 करोड़ जो इंडियंस है ये उनका दावेदार है, और इसीलिए इसको जो है डेमोक्रेसी का टेम्पल बोला जाता है पार्लियामेंट को। और ये बिलीव किया गया कि ये मोर सिक्योर देन अर्लियर वन, और अभी जो ये नया बनाया गया है तो ऐसा माना जा रहा था कि जो पहले वाला जो जो पार्लियामेंट है उससे ये ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि और ये जो है जो अर्लियर जो पार्लियामेंट था उसको दूसरा नाम दे दिया गया है, इसको पार्लियामेंट बोला गया है, और जो अर्लियर वाला था उसको संविधान भवन बोला गया है। तो ये जो है वेंसडे को जो टू पीपल ब्रेच्ड द सिक्योरिटी apparatus एंड इंट्रूडेड इन द मेन हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑलमोस्ट रीचिंग द वेल। तो ये लोग पूरे अंदर चले गए थे, और बिफोर बीइंग ओवरपावर्ड बाय सम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द वर्ड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ। और ये जो है कि कैसे उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ को भी चकमा दे दिया, और वहां के जो मेंबर है वो लोग भी नहीं जान पाए, और दे एक्सपोज्ड ए मेजर फ्लॉ इन अदरवाइज रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम। और ये लोग जो जा करके वहां ऑलमोस्ट 2 घंटे तक प्रेजेंट थे, और फिर बाद में जब पता लगा कि ये कोई अदर मेंबर है तो फिर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ये यही दिखाता है कि कितना ये जो लैब्स है और ये जो सिक्योरिटी है वो कितना रोबस्ट है, और क्या क्या फ्लॉ है इसके अंदर उसी को दिखाता है। और ये बोला गया ये जो इंसिडेंट है एन एग ऑन द फेस ऑफ आवर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, कि ऐसा लगता है कि किसी ने वो जो सिक्योरिटी जो के स्टाफ है या सिक्योरिटी जो करते हैं उनके मुंह पे किसी ने अंडा फेंक दिया हो, उस टाइप का ये फील होता है। और टुक प्लेस मियरली आवर्स आफ्टर द इंटायर पार्लियामेंट और लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये तब हुआ जब ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर, जो वो लोग जितने भी जो मार्टियार्ड हैं जो 22 ईयर्स अगो जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, तो और इसी दिन पे ये जो 2001 में उनको ये ट्रिब्यूट देने के लिए गए हुए थे, तब ये सारी जो घटना है ना वो हुई। और ये बोला जा रहा है कि इतने द टू इंट्रूडर्स मैनेज टू रीच इट डिस्पाइट सच ए सिक्योरिटी कवर इज ए स्केथिंग कमेंट ऑन द सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस जो सर्विस जो रेस्पॉन्सिबल है इस टास्क पे, क्योंकि ये टू इंट्रूडर्स जो हैं वो इतना सिक्योरिटी क्रॉस करके गए कैसे, तो इस पे ना क्वेश्चन मार्क उठता है सिक्योरिटी स्टाफ पे और जो इंटेलिजेंस सर्विस जो रिस्पॉन्सिबल है इस टास्क के उन पे। और क्योंकि और इसीलिए वहां पे हाई इंक्वायरी बैठाई गई है, जो हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी जो बैठाई गई है, और वो ये सारे जो है ना लूप होल उसको फाइंड आउट करेगी, और दिस विल श्योरली फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, और करेक्टिव मेजर्स भी लिया जाएगा टू इम्प्लीमेंट एज पर रिकमेंडेशन। और जो ये जो कमेटी रिकमेंड करेंगी उसी के बेसिस पे ये जो करेक्टिव मेजर्स भी लिया जाएगा। एंड और हाउ देन डिड ए ब्रीच अकर अगेन, और ये भी देखा जाएगा कि अगर ये ऐसा फिर से होता है तो फिर ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो दोज रेस्पॉन्सिबल शुड बी पनिश्ड, और जो रेस्पॉन्सिबल होगा उसको पनिश किया जाएगा, चाहे वो सिक्योरिटी स्टाफ हो या इंटेलिजेंस सर्विस के हो उनको। और ये भी बोला गया है कि हेड्स विल हैव टू रोल एन इंटायर ओवरहॉल ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रक्चर विल हैव टू बी अंडरटेकन, और जितने भी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उनको भी डीप एनालिसिस करके और पता लगाया जाएगा। और दिस इज क्लियरली ए कलेक्टिव फेल्योर टू इंटेलिजेंस एजेंसीज, और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका फेल्योर है, पुलिस का एंड जो सिक्योरिटी एजेंसीज है और जो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के लिए उनका भी ये फेल्योर है कि वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाए। और ये जो इंट्रूडर्स हैं वो एक और पोजेशन ऑफ डेंजरस मटेरियल सच एज गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो इंट्रूडर्स हैं वो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये इतना जो डेंजरस है जो गैसेस है और अदर सब्सटेंसेस लेकर के अंदर गए कैसे,
और ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम कहीं पे जाते हैं, या तो टेम्पल हो गया या फिर किसी भी, अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल देती हूँ कि ये जो हर साल ये जो फरवरी से मार्च तक ओपन होता है, ये जो मुगल गार्डन है, जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है, तो इस मुगल गार्डन में ही हमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी से गुजर करके जाना होता है, और बहुत सारा सिक्योरिटी पास करने के बाद फिर वहां पे एंट्री मिलती है। तो जब ये पार्लियामेंट में जाना हुआ, तो क्या फिर वहां पे सिक्योरिटी किसी ने किया नहीं? तो ये बिना सिक्योरिटी के ये जो गैस और ये जो अदर सब्सटेंस वो लोग लेकर के कैसे चला गया? तो ये बहुत क्वेश्चनेबल मार्क है हमारे जो इंटेलिजेंस सर्विस और जो सिक्योरिटी जो लोग देते हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उनके ऊपर। और ये जितने भी जो इंट्रूडर्स हैं, जो जो अरेस्ट कर लिए गए हैं, और उन पे चार्ज लगा है यूएपीए का। और ये बोला जा रहा है कि व्हेनेवर एन अटैक और सिक्योरिटी ब्रीच हैपेंस, कि कभी भी अगर ये फिर से हुआ, तो द एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑथोरिटीज और सिक्योरिटी apparatus वेक अप एंड टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट द सेम टाइप ऑफ अटैक और इंट्रूजन डज नॉट टेक प्लेस अगेन। और ये भी इस टाइप की जो है ना, अभी सख्त कानून बनाना चाहिए, और पहले से अवेयर रहना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ फिर से होता है, तो कैसे है ना, ये जो मेजर्स क्या लिए जाएंगे, ताकि इस टाइप का कोई इंसिडेंस फिर से ना हो। और आयरनी जो है, वर्चुअली वर्स्ट इटसेल्फ बिकॉज इंसिडेंट हैपेंड ऑन द वेरी डे ऑन विच द ये जो है ड्रेडफुल पार्लियामेंट अटैक टुक प्लेस 22 ईयर्स अगो। और ये इनकी आयरनी तो देखिए, इन्होंने सेम ही डे चुना जब ये जो 2001 में जो 22 साल पहले जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, तो ये लोग भी उसी दिन अंदर गए, और उसी दिन ये स्टाफ और इंटेलिजेंस की चूक भी हुई। तो ये देखने वाली बात है कि एक तो उन्होंने दिन भी चुना, और दूसरा जो इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्होंने उसी तरह चूक किया, जबकि पहले जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्होंने कितने अच्छे से उन्होंने मैनेज किया था पार्लियामेंट को बचाने के लिए, और उसी में बहुत सारे हमारे जो जवान थे, आर्मी का डेथ भी हो गया था। तभी इसी साल वो मोदी जी उनको ट्रिब्यूट देने के लिए भी गए थे। तो यही है इस आर्टिकल में। और इस आर्टिकल को लिखा किसने है? जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी, जो रिटायर्ड है महाराष्ट्र के, और वो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर भी है मुंबई के, एंड एक्स चीफ ऑफ द मुंबई क्राइम ब्रांच भी है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने सारे जो रेलेवेंट पॉइंट है वो उठाए थे। अगर इफ इन केस अगर एग्जाम में आता है, या तो आप ये सारे पॉइंट है ना उसमें लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। ये देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आर्टिकल, और ये है आर्टिकल 370 जो है, वर्डिक्ट जो अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का, एंड द वर्ल्ड व्यू, कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो पूरे जो जितने भी वर्ल्ड का क्या व्यू है यहाँ पे, तो वो देखते हैं। वाइल देयर वॉज नेवर ए डाउट अबाउट JNK बीइंग ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कभी से भी नहीं था कि हम वो डाउट में रहे कि ये जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एंडोर्समेंट ऑफ द डिसीजन of August 2019 has given blast to India's global diplomatic strategy and dispute with Pakistan, or relations have been tense for 4 years, but a window for engagement could open after election in both countries। और ये जो है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है, तो उससे पता लग गया है कि ये जो इंडिया का ही ये जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख ये इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए वहां पे चेंजेस किए जा सकते हैं। और अभी जो 370 जो आर्टिकल हुआ था, जो एब्रोगेट हुआ था, ये जो 5 अगस्त 2019 में, उसको सही करार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अभी चलते हैं इस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो सील द अप्रूवल ऑफ दिस वीक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर इवोक्ड ए मेजर इंटरनेशनल रिएक्शन एक्सेप्ट ए यूजुअल सस्पेक्ट। और ये जो जजमेंट हुआ है, उससे बहुत सारे कंट्री जो अवेयर हो गए हैं, और उन्होंने अपना जो ये व्यू बताया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने और अप्रूव कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर जो इंडिया का ही पार्ट है, तो उस पे ये जो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया एक्नॉलेज करने के लिए कि ये जो सुप्रीमेसी है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर जम्मू एंड कश्मीर, तो वो उसने बोला कि हम रिफ्यूज करते हैं, हम नहीं मानते कि जम्मू कश्मीर है ना इंडिया का पार्ट है। और चाइना ने भी ये बोला कि चाइना सेड दैट कि it did not recognize the so-called union territory of Ladakh set up unilaterally or illegal by India। तो चाइना कह रहा है कि ये जो लद्दाख है वो इलीगली इंडिया ने अपना बनाया है, और उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। तो चाइना का ऐसा बोलना है कि ये जो लद्दाख है वो चाइना का पार्ट है, और इंडिया ने उस पर रूल बनाकर इलीगल किया है। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन reiterated it call for reverse all illegal and unilateral measures taken since 5 अगस्त 2019। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है,
तो उसने बोला है कि ये जितने भी इलीगल एंड यूनिलेटरल मेजर्स हैं जो लिए गए हैं 5 अगस्त से, उसको चेंज करना चाहिए, चेंजिंग द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट स्टेटस ऑफ द टेरिटरी। तो ये ओआईसी ने तो बोला कि ये जो 5 अगस्त 2019 का जो चेंजेस लाया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बहुत सारे टेरिटरी में डिस्प्यूट पैदा कर सकता है। तो उसके बिहाफ में न्यू दिल्ली ने बोला कि ये साफ-साफ पता लग रहा है कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ये हमारा टेरिटरी है, तो हम जो चाहे अपना रूल ला सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो उसका क्लियर रेफरेंस है कि वो पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। तो ये इंडिया का व्यू था। अब चलते हैं 4 साल पहले कि क्या-क्या हुआ था उस टाइम पे। तो ये जो पाकिस्तान एंड जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो आफ्टर द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब स्पेशल स्टेटस मिला था और वो जब उसको रिमूव भी किया गया और उसको जो स्टेट है उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, वो रिकॉल इट्स एम्बेसडर, जो इंडिया में जो वहाँ पे इंडिया में जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे उनको वहाँ पे वापस बुला लिया था और जो इंडिया से जितने भी बायलैटरल ट्रेड है, ट्रेन और बस सर्विस, उन सबको रोक दिया था। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए, उन्होंने बोला कि ये जो इंडियाज का जो इंटरनल मैटर है और ये उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और जो सऊदी अरेबिया है कॉल्ड ए पीसफुल सेटलमेंट ऑफ जेन के इशू, और उन्होंने ये बोला कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है उसको पीसफुल सेटलमेंट करना चाहिए। और जो लेकिन तो इन दोनों ने तो सपोर्ट किया इंडिया का, लेकिन ये जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं, जो रिसेप टाइरिप हैं और एर्डोगन एंड मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको अपोज किया और क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इन द डे बिफोर अगस्त जो 5 2019 में देयर वाज ए पल्पेबल टेंशन इन द अर्स्ट वाइल स्टेट एंड सिक्योरिटी वाज टाइटन। तो उससे पहले ही वहां पे जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दिया गया था और सेवरल नेशन जो थे उन्होंने एडवाइस किया कि देयर सिटीजंस टू अवॉइड ट्रैवलिंग टू द वैली। और ये बोला कि वहां पे जो इंडिया में जो 5 अगस्त 2019 को एब्रिगेशन ऑफ 370 हुआ है, तो उसकी वजह से वहां पे वैली सेफ नहीं है। तो जितने भी वहां की जो पीपल्स हैं तो उन सबको मना कर दिया गया कि वो लोग ट्रेवल वहां ना करें। और जो इट एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर डिटेंशंस एंड restriction in JNK, but also called on all parties to maintain peace and stability along the line of control। तो ये जो है, और ये जो चाइना के ऐसा वेग स्टेटमेंट था कि ये जो लद्दाख तो हमारा ही है, भले इंडिया कितना भी रूल एंड रेगुलेशन लगा ले, हम उसको नहीं मानते हैं। तो ये बोला गया कि कैसे है ना वहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी बना के रखा जाए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे, और इंक्लूडिंग टेकिंग फार्म एंड रेजोल्यूट स्टेप टू कम्बैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और कैसे वहां पे टेररिज्म जो है ना वो घुसपैठ हो जाते हैं या फिर आ जाते हैं, तो कैसे उनको ये कम किया जाए। और फिर ये जो यूरोपियन यूनियन है टू वाज मेजर्ड, और उसने बोला कि इंडिया और जो पाकिस्तान का जो ओपन डायलॉग है वो होना चाहिए। और उसमें रशिया का क्या व्यूज था, तो रशिया ने बोला कि Russia underlined that the changes were carried out within the framework of the Constitution of the Republic of India। तो उसने जो इंडिया का सपोर्ट किया और ये बोला कि जो भी चेंजेस लाए जा रही हैं वो ये जो टेरिटरी है उनकी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आता है, तो उसी के तहत वो लोग अपना चेंजेस ला रहे हैं। और ये जो इशू है, तो मॉस्को ने ये बोला कि वो उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इशू है ये बायलैटरल है, बायलैटरल नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इशू है। जो मेंशन किया गया है उसमें ये जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का और जो लाहौर डिक्लेरेशन है 1999 का, उसमें मेंशन है, तो उसी के तहत ये लोग अपना डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं चाइना और पाकिस्तान का क्या व्यू था उस समय। ये जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख अंडरमाइंड इट्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी, एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर द सिचुएशन ऑफ द रीजन, और सेड रेलेवेंट साइड्स नीड टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट एक्ट प्रूडेंटिटी। तो ये जो चाइना जो कहता है कि ये जो लद्दाख है वो उनका पार्ट है और यहाँ पे जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी वहां पे जो खत्म हो रही है, तो एक सीरियस कंसर्न है। और जब वहां पे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफिशियल है उनसे जब बात हुई, जो रवीश कुमार थे, तो उन्होंने बोला इंडिया डज नॉट कमेंट ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज, सिमिलरली एक्सपेक्ट अदर कंट्रीज टू डू लाइक वाइज। और उनका ये कहना था कि जब इंडिया दूसरे की जब कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में नहीं बोलता है कुछ, तो जब इंडिया की ये जो बात है इंटरनल अफेयर्स का, तो उसमें भी किसी को कुछ भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है।
और बाद में जब ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, जब उन्होंने ट्रेवल किया चाइना में और वो मिले किनसे, चाइनीज जो स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर जो वांग यी थे, और अगस्त 12 को, तो वांग यी पुट द ऑनर्स ऑफ एंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन ऑन न्यू दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि ये जो भी हो रहा है हमें उससे दिक्कत नहीं है, बस हम चाहते हैं कि वहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी बना के रखी जाए। और जो बीजिंग वाज क्लोजली फॉलोड और रेमिफिकेशंस ऑफ द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो भी डिस्प्यूट होता है, तो चाइना उस पर अपनी पैनी नजर बना के रखता है। और ये जो चाइना का ओवर इंक्लिनेशन है पाकिस्तान के टुवर्ड्स, वो इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान को वो यूज करना चाहता है इंडिया के खिलाफ। तो अब आगे देखते हैं, ये जो अब देखते हैं कि इसकी वजह से जो म्यूचुअल सेंसिटिविटी है वो ईच अदर्स कोर कंसर्न, तो ये जो बाकी के कंट्री के साथ इसका जो म्यूचुअल सेंसिटिविटी है वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। तो अब जब ये जो जयशंकर हैं 11 to 13 जब विजिट किए थे चाइना में, और उसके बाद जो 9 और 10 जो विजिट किए थे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, तो वो जो शाह महमूद कुरैशी है वो चाइना गए और उन्होंने चाइना का सपोर्ट लिया इस्लामाबाद के लिए कि वो जो न्यू दिल्ली जो मूव कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो चाइना उसका सपोर्ट करे। लेकिन चाइना ट्राई टू ब्रिंग द इशू टू द यूएनएससी बट थ्वार्टेड बाय यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी व्हिच वाज इन द यूएनएससी देन। तो चाइना ने क्या किया, चाइना में ये इशू यूएनएससी में उठाने की कोशिश की कि ये जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और वहां पे 370 एब्रोगेट कर दिया गया है, तो ये इशू उठाने की कोशिश की। लेकिन ये जो यूएस जो अभी इंडिया का अलाई है और फ्रांस वो भी इंडिया का अलाई है और जर्मनी जब वहां पे वो प्रेजेंट था, तो उस समय ना इन लोगों ने इंडिया का सपोर्ट किया और ये बोल दिया गया कि वो वहां का इंटरनल मैटर है, तो ये जो टॉपिक है ये यूएनएससी में नहीं उठाना है। और ये भी बोला कि ये जो अगर ये टॉपिक अगर ये जो है तो इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल वो है, तो वो लोग अपना आपस में मिल करके डिसाइड करेंगे, इसमें यूएनएससी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और देखते हैं इंडिया का जो डिप्लोमेसी है वो कैसे काम किया था उस वक्त। तो इंडिया जो है हैड रीच्ड आउट टू बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी इन द डेज आफ्टर अगस्त 5। तो इंडिया ने ये जो परमानेंट मेंबर है और जो नॉन परमानेंट मेंबर है उन सब से उन्होंने अपनी बातें की और रिलेशन मेंटेन किया ये अगस्त 5 अगस्त के बाद। और इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप by phone that extreme or rhetoric, और ये जो है एक्सट्रीम रेटोरिक एंड इंसाइटमेंट टू एंटी इंडिया वायलेंस है, क्योंकि उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहां यूएस के प्रेसिडेंट जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनसे फोन कॉल पे बात की और उन्होंने ये जो अभी चल रहा है वो बताया कि कैसे जो है पाकिस्तान से धमकी आ रही है कि वो लोग कैसे वो शांति भंग कर देंगे, और फिर वो लोग जो धमकी भरा जो थ्रेटनिंग जो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली को सबक सिखा देंगे और वी विल टीच अ लेसन टू दिल्ली। तो ये सारा कुछ उन्होंने बताया यूएस के प्रेसिडेंट को। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला कि डोंट वरी, हम लोग आपके साथ है और फिर जो भी होगा देख लेंगे। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने यूएस को अपने सपोर्ट में लिया। और फिर ये भी देखते हैं कि जब सितंबर में जयशंकर जो है ना वो यूरोप के टूर पे गए और यूएस के एंड फिर इंडिया कैटेगोरिकली टोल्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स इंटरनल मैटर एंड एडवाइज द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। और जितने भी ये जो हलचल मच रही थी उस समय, फिर जब जो जयशंकर जब वहां पे मीटिंग में गए तो उन्होंने बोला कि ये जो इंडिया का मैटर है और यहाँ पे जो हो रहा है उसको होने देने के लिए बाकी जो एक्सटर्नल अफेयर हैं वो लोग और इंटरफेयर ना करें। और फिर जब ये जो सितंबर 26 को ये जो कुरैशी है तो जो पाकिस्तान में है ना वहां पे सार्क में प्रेजेंट नहीं हुआ और उन्होंने उसको बायकॉट कर दिया। और जो फॉरेन मिनिस्टर है न्यूयॉर्क के और ड्यूरेशन जयशंकर वाज प्रेजेंट, लेकिन ये जो हुआ कहाँ पे था, न्यूयॉर्क में, लेकिन वहां पे जयशंकर तो प्रेजेंट थे, लेकिन जो पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये जो कुरैशी, तो उन्होंने सार्क में प्रेजेंट होने से मना कर दिया। और ये भी और ये सारी बात चली कि he said that people the world don't believe us, rather believe India। तो उन्होंने बोला कि ये जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि ये हम पीपल पे बिलीव नहीं करते हैं, वो इंडिया पे बिलीव करते हैं। तो पूरा जो ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है वो इंडिया का ही पार्ट है। तो अब चलते हैं अब आते हैं रिसेंट में कि अभी क्या हो रहा है, मतलब दिसंबर 2023 में, क्योंकि अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ये
जब अगस्त में जब ये एब्रोगेट हुआ था, तब की ये जो सिचुएशन है और सारी बात जो अभी तक हमने डिस्कस की, ये उस समय की बात है, मतलब 4 साल पहले की। तो अब चलते हैं, अभी आते हैं दिसंबर 2023 में। तो ये फास्ट फॉरवर्ड टू दिल्ली 2023, और ये जो अभी ब्लास्ट हुआ है कि न्यू दिल्ली जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी टू कम्युनिकेट द वर्ल्ड दैट कश्मीर इज इंडियाज, और ये बता दिया गया है, जब ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है तो उससे ये पता लग गया कि ये जो कश्मीर है वो इंडिया का ही है। और ये जो इंटरनल इशू है, तो जितने भी मेजर पावर है जो फ्लैग्ड वेयर दैट द ह्यूमन राइट ऑफ द पीपल ऑफ JNK, तो कोई भी बाहरी जो है JNK के ह्यूमन राइट को नहीं खत्म कर सकता है, और इंक्लूड द राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और वहां पे अब जो है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होगा, क्योंकि अभी बात चल रही है कि जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, तो अब ये जो है नेक्स्ट ईयर तक ये जो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया था लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, तो वापस से उसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा, और वहां पे इलेक्शन भी होगा। और इलेक्शन कैसा होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, और उन्होंने बोला कि ये जो टूर है जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट के द्वारा ओवर द लास्ट 4 years है, तो जब ये उन्होंने जब सर्वे किया कि जब से ये एब्रोगेट हुआ है 2019 से और अभी तक, तो ये जो सर्वे किया कि 4 साल में वहां पे क्या क्या चेंजेस आया है और क्या क्या चेंजेस अब लाया जाएगा, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो टेररिज्म है वो बहुत कम हो गया है, वहां पे जो पीसफुल राइज हो रहा है, और वहां पे सारी चीजें जो स्टेबल हो गई है, क्योंकि पहले वहां पे बहुत कूप होता था, मिलिट्री के साथ बहुत ये डिस्प्यूट होता था, तो ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं, और वहाँ के जो है पीपल वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे क्राइम बहुत होता था और बहुत ज़्यादा जो ये इन्वॉल्वमेंट होता था टेररिज्म का, तो वो सब अभी बहुत कम हो गया है। तो यही है इस आर्टिकल में, जो हमने जितने भी जो 4 आर्टिकल हैं, जो 2 हमने द हिंदू का डिस्कस किया और 2 हमने इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस किया। तो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आप लोग इसको देखिए, समझिए और सुनिए। सो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।